नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आगामी पीएसआई एग्जाम की 100 क्वेश्चन की क्विक रीजन की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने लगभग 30 क्वेश्चन किए थे, आज उसके आगे के हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल रमन स्कूल ऑफ आईएएस एंड आरएस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना कुछ आगे कहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर बागोर पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बागोर बागोर सभ्यता कहाँ है? कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। अब इसके लिए कथन एक है, बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और इसका उत्खनन 1957-58 में, नहीं ये गलत है, इसका हुआ था 1967 से 70 के बीच में वीएन मिश्र और एलएस लेसिक द्वारा किया गया था। तो ये पहला कथन असत्य है। द्वितीय कथन है, यहां से मध्य पाषाणकालीन काल के स्तरों में भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। एक तिलवाड़ा में भी ऐसा हुआ है, तिलवाड़ा में भी मिला है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है, उत्खनन में यहां से छेद वाली तांबे की सुई मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ताम्रयुगीन सभ्यता के साथ इसके संबंधों और उन्नत सिलाई कला को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। चौथा है, बागोर से प्राप्त कंकाल के साथ कंठहार, कंकाल है, ठीक है, कंकाल में कंठहार पहना हुआ है और कान के कुंडल जैसे आभूषण मिले हैं, जो उस समय के अंत्येष्टि संस्कारों और सौंदर्य बोध पर प्रकाश डालते हैं। तो इसका एक कथन असत्य है, बाकी 2, 3 और 4 सही है। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, हनुमानगढ़ जिले में गग्गर के मुहाने पर स्थित रंगमहल पुरातात्विक या रंगमहल सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंगमहल का उत्खनन 1962-64 में स्वीडिश दल के द्वारा, कौन था उसका हेड? डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में किया गया। सही है। यहां से कुषाण शासक कनिष्क प्रथम और हुविक के समय की मुद्राएं क्या हुई हैं? प्राप्त हुई हैं, जो इस क्षेत्र पर कुषाण प्रभाव की क्या करती हैं? पुष्टि करती हैं। सही है। यहाँ के मृदु भांडों पर लाल रंग के धरातल पर काले से ज्यामिति, ठीक है, ठीक है, लाल रंग का क्या है? यहाँ पे सरफेस पे क्या किया गया? लाल रंग, और फिर काले रंग से ऊपर इसके काले रंग से ज्यामितीय और वनस्पति आकृतियों का चित्रण मिला है, जिसे रंगमहल शैली भी कहा जाता है। रंगमहल शैली का मतलब क्या होगा कि लाल रंग से क्या होगा? लाल रंग से क्या होगा कि लाल रंग के धरातल पर काले रंग से ज्यामितीय और वनस्पति आकृतियों पर चित्रण, तो उसे क्या कहेंगे आप? रंगमहल शैली कहेंगे। उत्खनन में यहां से गांधार शैली से बनी मृण मूर्तियां, क्या? गांधार शैली। गांधार कहां है? तक्षशिला। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं था प्राचीन काल में? प्राप्त हुई हैं, जिसमें कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण और दान लीला के दृश्य दिखाए गए हैं। तो चारों कथन क्या है? सत्य कथन है। तो क्या हो गया आंसर? डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भीलवाड़ा जिले की बदनौर तहसील में ओजियाना पुरातात्विक स्थल। ओजियाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह आहार बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या है? महत्वपूर्ण केंद्र है, बिल्कुल सही है। जिसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसका
पहाड़ी की ढलान पर होना एकमात्र ऐसी सभ्यता है, जैसे ये पहाड़ी है और पहाड़ी की ढलान पे, ठीक है, यहाँ पे क्या ये सभ्यता प्राप्त हुई है या इसके साक्ष्य मिले हैं। जबकि अन्य बनासियन जो बनास नदी की स्थल पर जितने भी जैसे आहार सभ्यता हो गई इत्यादि पर नदी घाटियों में स्थित है, वो सभ्यता कहाँ थी, नदियों की घाटियों में थी। परंतु एकमात्र जो ओजाना जो भीलवाड़ा में स्थित जो सभ्यता है वह पहाड़ी की ढलान पे हमें प्राप्त हुई है। तो इसकी एक क्या होगी, विशिष्ट विशेषता हो गई। तो बिल्कुल सही है। इसका उत्खनन वर्ष 2004 में बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी द्वारा, ध्यान रखना 2004 में बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के माध्यम से किया गया था। बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है, यहां से बड़ी संख्या में सफेद रंग से, वेरी इंपॉर्टेंट है, सफेद रंग से चित्रित बैल और गाय की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो बनास संस्कृति में अपनी तरह के अनूठे साक्ष्य हैं। ठीक है, अगला है, इस स्थल पर सभ्यता के 3 चरण मिले हैं। कितने मिले हैं, 3 चरण मिले हैं। और प्रथम 3 चरण मिले हैं, 1, 2 और 3। प्रथम 2 पे यहाँ पे पत्थर के घरों के साथ के साक्ष्य मिलते हैं। देखो पत्थर पहले हैं और बाद में क्या है, यहाँ ईंटों का प्रयोग किया गया है, ईंटों का प्रयोग किया गया है। देखो क्या विशेषता है इसकी, ये अलग दिखाई। अधिकांश सभ्यताओं में कच्ची ईंटों पक्की ईंटों का प्रयोग पहले था, परंतु यहाँ प्रथम 2 चरणों पे, प्रथम जो शुरुआती जो प्रारंभिक 2 चरण है वहां पहले पत्थरों का प्रयोग हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ईंटों का प्रयोग हुआ। इसके लिए ओजियाना जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, और यह किस नदी पे स्थित है, यह बनास नदी या बनास संस्कृति के आसपास की सभ्यता है। तो ये इंपोर्टेंट हो गया। तो चारों कथन क्या हो गए, इसके सत्य हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों नगरी और तिलवाड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नगरी, देखो नगर कहाँ है, नगर टोक में है, आप कंफ्यूज मत होना। और जबकि नगरी जिसे मध्यमिका भी कहते हैं, यह चित्तौड़ में है। यह भारत का वह प्रथम स्थल है, इंपॉर्टेंट है, नया बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, प्रथम है जिसका उत्खनन कार्य 1904 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा किया गया था। और यहां से प्राप्त सिक्कों पर मिजिमिकाया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहां से प्राप्त सिक्कों पे क्या मिला है, मिजिमिकाया शिव जनपदस अंकित है। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है तिलवाड़ा, यह लूणी नदी के तट पर स्थित एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों के साथ साथ अग्निकुंड के अवशेष भी मिले हैं। मैंने कहा था अभी बागौर में, बागौर सभ्यता में क्या था, बागौर में भी पशुपालन के क्या थे, प्राचीनतम साक्ष्य थे, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वहीं बागौर के साथ तिलवाड़ा में भी क्या हुए हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले। परंतु यहां पर अतिक क्या है, अग्निकुंड के भी क्या मिले हैं, हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, नगरी से घोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुआ है, नगरी से घोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुआ, जो राजस्थान में वैष्णव सॉरी, घोसुंडी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है, नगरी से। और जो नगरी मतलब चित्तौड़गढ़ में, घोसुंडी शिलालेख कहां है, चित्तौड़गढ़ में है, नगरी में है। और वहां से किससे, घोसुंडी शिलालेख से हमें राजस्थान में वैष्णव मतलब भागवत संप्रदाय के प्रचार का प्राचीनतम परिणाम मिलता है, ये माना जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है, तिलवाड़ा के उत्खनन में चाक पर बने हुए स्लेटी व लाल रंग के मृदुभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो यहाँ की विकसित
कुम्हार कला को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो चारों कथन क्या है यहाँ, सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान की बरोर और सुनारी सभ्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरोर, बरोर है जो कहाँ है, यह है गंगानगर में। बरोर कहाँ है, गंगानगर जिले में। जबकि सुनारी कहाँ है, यह है झुंझुनू में। कहाँ है, झुंझुनू। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यह है सरस्वती नदी या अर्थात या घग्गर नदी घाटे में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। बिल्कुल सही है, जहां से मिट्टी के बर्तनों में लाजवर्त के मनके और सेलखड़ी के अवशेष प्रचुर मात्रा में मिले हैं। बिल्कुल सही है, लाजवर्त के मनके भी हमें प्राप्त हुए हैं। कहां से प्रिय, बरौर से, जो कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित सेलखड़ी के अवशेष भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। सुनारी है, सुनारी झुंझुनू में स्थित कांतली नदी के तट पर स्थित स्थल से भारत में लोहा गलाने की प्राचीनतम धोकनी और भट्टियां प्राप्त हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमें क्या बताती हैं कि यह सभ्यता लोहयुगीन तकनीकी से समृद्ध रही होगी या उन्नत रही होगी। तो यह भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है, बरौर सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या है कि यहां से काली मृदा के मृदु भांड या मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान के अन्य किसी हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बरौर सभ्यता राजस्थान की एक ऐसी अनूठी सभ्यता है जहां से काली मिट्टी के बर्तन हमें सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, और वो मात्र राजस्थान की एक मात्र सभ्यता है। अगला है, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहा गया है, सुनारी के उत्खनन में चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किसके मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, और जो यह संकेत देते हैं कि यहाँ के लोहयुगीन लोग जो कृषि में धान की खेती से परिचित थे, अर्थात यहाँ चावल की खेती की जाती थी। तो चार ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो देखते हैं 27 नंबर। भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर, किस पर, रूपारेल नदी के तट पर स्थित 9 पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, 9 राजस्थान के एक विशिष्ट पुरातात्विक स्थल है जहां से सभ्यता के 5 सांस्कृतिक युग, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, 5 सांस्कृतिक युग स्थल नहीं है, ये क्या है, 5 सांस्कृतिक युगों जैसे महाभारत काल से कुषाण काल तक के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2, यहां से यहां के उत्खनन में ताम्रयुगीन स्तरों से गेरुवर्णी मृदुभांड, ठीक, गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और लोहयुगीन स्तरों से चित्रित और लोहयुगीन मतलब लोहयुगीन जो सभ्यता स्टार्ट होती है वहां से चित्रित दूसर मधुभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस क्या है, सही है। थर्ड है, 9 से मौर्य कालीन, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जख बाबा की विशाल प्रतिमा हमें कहां से प्राप्त हुई है। तो 9 पुरातात्विक स्थल या 9 सभ्यता से जो भरतपुर में स्थित है, और किस नदी पे तट पर स्थित है, यह है रूपारेल नदी के तट पर स्थित एक सभ्यता है, लोहयुगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अगला है, यहां से प्राप्त लोह अवशेषों में कुल्हाड़ियां और भाले प्रमुख हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि लोह युग में एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक और सामरिक केंद्र था। मतलब यहाँ 9 में हथियार बनाए जाते थे, जो भी किससे, लोह के बने हथियार या उपकरण हमें अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ चारों ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं, तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों जोधपुरा और नलियासर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। जोधपुरा अभी वर्तमान में क्या है? कोटपुतली। कोटपुतली कहाँ है? कोटपुतली वह बहरोड जिले में स्थित है। ठीक है, पहले ये जयपुर में पड़ता था, अब कहाँ है? कोटपुतली और बहरोड जिले में। जबकि नलियासर कहाँ है? सांबर में, सांबर के पास स्थित है। तो देखो स्टेटमेंट देखते हैं। जोधपुरा साबी नदी के तट पर, साबी नदी कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से, सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है, का उद्गम होता है, या स्थानीय भाषा में इसे साहिवाड़ की पहाड़ियां भी कहते हैं, साहिवाड़ की पहाड़ियां भी कहते हैं। वहां से निकल के ये कोटपुतली में बहती हुई, और कोटपुतली में जोधपुरा एक गांव है, वहां से हमें जोधपुरा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहां से, जहां से लोहा गलाने की भट्टियों के साथ साथ रथ खींचने वाले, इंपोर्टेंट, ये तो आप अक्सर पढ़ते होंगे कि यहाँ से लोह गलाने की भट्टियां हमें प्राप्त हुई है, परंतु ये अलग अतिरिक्त फैक्ट है कि रथ खींचने वाले घोड़ों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है नलियासर, मैंने कहा था सांबर में स्थित है। यहां से चौहान काल से पूर्व के मृदुभांड, मतलब चौहान काल लगभग 1000 ईस्वी से पूर्व के क्या है? यहाँ मृदुभांड, सिक्के, मनके प्राप्त हुए हैं, जिनमें विशेष रूप से इंडो ग्रीक सिक्के और आहत मुद्राएं शामिल हैं। कौन सी हैं? इंडो ग्रीक सिक्के और आहत मुद्राएं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, जोधपुरा के उत्खनन में सभ्यता के 3 सांस्कृतिक चरण मिले हैं, जिनमें गेरुवर्णी मृदुभांड से लेकर कुषाण काल तक की निरंतरता देखी गई है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला है, नलियासर से एक विशिष्ट टेराकोटा मिट्टी के खिलौने होते हैं, मिली है, जिस पर यवन प्रभाव, इंपोर्टेंट है, नलियासर से एक विशिष्ट टेराकोटा मोहर मिली है, ठीक है, जिस पर यवन प्रभाव दिखाई देता है, जो सांबर क्षेत्र के प्राचीन व्यापारिक महत्व को पुष्ट करता है या उसके महत्व को प्रत्यारोपित करता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नगरी और रेड सभ्यताओं के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो ठीक है, नगरी का प्राचीन नाम माध्यमिका था। ठीक है, और देखो मैंने कहा था नगरी चित्तौड़गढ़ में है, जबकि नगर कहाँ है? नगर टोंक में स्थित है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या है कि नगरी का प्राचीन नाम माध्यमिका था, यह सिवी जनपद की राजधानी थी, जबकि रेड को इसकी विशाल लौह सामग्री के भंडार के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। देखो एक स्टेटमेंट में 2 इसने क्वेश्चंस दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं? कि नगरी का प्राचीनतम नाम क्या था? माध्यमिका था, और वह सिवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। हमारे यहाँ कहा, मतलब जनपद कालीन 16 जनपद थे, जिनमें से उप जनपदों में क्या था? सिवी जनपद था। ठीक है, जनपद में इसमें सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? माध्यमिका थी। और उसने आगे स्टेटमेंट ये दिया है कि रेड कहाँ है? टोंक में है, जबकि रेड को इसकी विशाल लौह, मतलब रेड क्या होगी? लौह युगीन सभ्यता हो गई। लौह सामग्री के भंडार के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अगला है, नगरी का उत्खनन 1904 में डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। वहीं रेड का उत्खनन 1938 में। नगरी का कब हुआ? 1904 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? डॉक्टर
D.R. भंडारकर के द्वारा हुआ। वहीं रेड का उत्खनन कब हुआ? 1938-40 में K.N. पुरी, कैलाश नाथ पुरी के निर्देशन में हुआ। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, रेड से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, मतलब एशिया का, विश्व का नहीं, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, जिसमें लगभग 3075 चांदी के क्या है, आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें मालव जनपद के सिक्के प्रमुख हैं। ये गलत है। देखो एग्जामिन ऐसे फंसाता है, ये मालव जनपद के नहीं है, ये क्या किसके हैं? ये हैं मौर्यकालीन। ठीक है, ये क्या है? मौर्यकालीन सिक्के क्या हैं? मौर्यकालीन सिक्के यहां पर प्रमुख रूप से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है, अगला है डी, नगरी से प्राप्त गोसुंडी शिलालेख। कहां है? गोसुंडी शिलालेख भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। जबकि रेड से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर मालव, मोहर पे क्या लिखा गया है? सील पे क्या लिखा गया है? जिस पर मालव जनपदम अंकित है, जो एक मालव नगर होने की पुष्टि करता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। गलत कथन क्या है? सी है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 30, टोंक जिले के उनियारा कस्बे के पास, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिएगा। टोंक जिले के उनियारा कस्बे के पास स्थित नगर, देखो नगर मैंने कहा था टोंक जिले में स्थित है, जबकि नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह प्राचीन मालव जनपद की राजधानी थी। क्या थी? मालव जनपद की राजधानी थी। बिल्कुल सही है। यहां से मालव सिक्कों का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है, जिन पर मालवा नाम जय अंकित है। क्या है नाम इन सिक्कों पर? मालव जनपद के जो सिक्के हैं, मालव जो सिक्के हैं, उन पे क्या लिखा गया है? मालवा नाम जय अंकित है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, यहाँ के उत्खनन में महिषासुरम मर्दिनी की सबसे प्राचीन क्या मिली है? मर्ण मूर्ति मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से उत्खनन में महिषासुरम मर्दिनी की सबसे प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है, जो इस क्षेत्र में शक्ति पूजा, देखो यहाँ देव पूजा नहीं है, अब क्या है? शक्ति पूजा के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी मतलब ऐसे आपको एग्जाम में पुट कर सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से शक्ति पूजा के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। वो कौन सी सभ्यता है? वो है उनियारा कस्बे में स्थित नगर सभ्यता। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। नगर का उल्लेख प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता है। ठीक है, व्याकरण का महान ग्रंथ है। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है, जिससे इसकी ऐतिहासिक प्रधानता भी सिद्ध होती है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है, इस कथन से प्राप्त कमल, इस स्थल से प्राप्त कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की मूर्तियां, मतलब लक्ष्मी की मूर्ति क्या किए हुए है? कमल को, मतलब कमल का पुष्प धारण किए हुए है। ठीक है, यहाँ की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। तो ये भी कथन क्या है? सत्य कथन है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में, टोंक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे पे स्थित रेड का किस नदी पे स्थित है? ढील नदी पे। एक एक शब्द क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जब भी आप स्टेटमेंट के क्वेश्चन पढ़ो तो एक एक स्टेटमेंट में एक एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ो। यदि आप ऐसा करते तो आपकी जो बहुत सी सिली मिस्टेक है
वो खत्म हो जाएगी और आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। इसलिए मैं एक एक शब्द को बहुत सावधानी के साथ में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो टोंक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे पे स्थित रेड पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसका उत्खनन 1938 से 40 के मध्य में कैलाश नाथपुरी के निर्देशन में किया गया था, जहां से सभ्यता के 3 सांस्कृतिक चरणों के साक्ष्य मिले हैं। कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। दूसरा है, यहां से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा चांदी के आहत सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है, जिसकी संख्या कितनी है? 3075। और इसमें सर्वाधिक सिक्के किस काल के हैं? मौर्यकालीन है। किसके हैं? मौर्यकालीन है। अभी हमने पढ़ा था। यहां के उत्खनन में एक ऐसी दुर्लभ मोहर सील मिली है जिस पर मालव जनपदम अंकित है, जो इसे मालव जनपद का एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र सिद्ध करती है। बिल्कुल सही है। यहां से यूनानी शासक अपोलोडोटस का अंकित सिक्का और इंडो टसानी के सिक्के मिले हैं, जो रेड के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों की क्या पुष्टि करते हैं। अर्थात रेड से के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित था। आगे 5वां ऑप्शन है, यहां से बड़ी संख्या में लोहे के उपकरण मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी, चाकू और तीर, जो यह दर्शाते हैं कि यहां लोहे गलाने का बहुत बड़ा उद्योग विकसित हुआ होगा। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। मतलब पांचों कथन क्या है? सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालव। मैंने कहा कि मालव, अब देखो सूची 1 में प्राचीन जनपद जनजाति और सूची 2 में वर्तमान प्रदेश या क्षेत्र को क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो ठीक है, मालव क्या है? मालव हम पढ़ रहे हैं टोंक, जैसे आपने पढ़ा नगर या रेड, तो मालव क्या हो गया? टोंक, अजमेर और मेवाड़ का कुछ भाग हो गया। सालव, सालव जनपद क्या हो गया? अलवर का प्राचीन क्षेत्र हो गया। अर्जुनाइन, अर्जुनाइन वर्तमान में कौन सा क्षेत्र हो गया? अलवर और भरतपुर का क्षेत्र हो गया। और योध्य, योध्य जनजाति कहां वास करती थी? गंगानगर और हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग में। तो ए में 3 हो गया, ठीक है। बी में 4 हुआ, सी में 1 और डी में हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक शाखाओं और उनके उत्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या कौन सा वंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक शाखाओं के बारे में हमें विचार करना है। कथन नंबर 1 है, गंठियाला शिलालेख 861 ईस्वी के अनुसार प्रतिहारों के आदि पुरुष हरिश्चंद्र रोहिलिद्दी थे, जिनकी क्षत्राणी पत्नी भद्रा से उत्पन्न पुत्रों ने मंडोर दुर्ग का निर्माण किया था। क्या था? मंडोर दुर्ग का निर्माण किया था। बिल्कुल सही है। गंठियाला कहाँ है? जोधपुर में। कहां से प्राप्त हुआ है? वर्तमान में जोधपुर से। अब जालोर भीलमाल शाखा का संस्थापक है, जालोर भीलमाल शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसे ग्वालियर प्रस्तुति में नारायण का अवतार बताया गया है। मानो कि ये ऐसे एग्जाम पर ये क्वेश्चन पूछ ले कि नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रस्तुति में किसका अवतार बताया गया है? शिव का अवतार बताया गया है, विष्णु का अवतार बताया गया है, या इंद्र का अवतार बताया गया? तो किसका बताया गया है? नारायण का अवतार बताया गया है। और मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। तो बिल्कुल राइट है। थर्ड है, चीनी यात्री हेनसांग ने प्रतिहार राज्य को कुचेलो और उसकी राजधानी भीनमाल को पीली ये तालो कहा। ये गलत है। पोली ये तालो किसे कहा गया है? मैंने कल बताया था क्लास में आपको, बैराट को। किसे कहा गया है?
बैराट को। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन को फंसाता है। तो ठीक है, तो पीलो, पोलो, या ये बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहां देखने, पीलो, मालो। तो ये किसे क्या गया? भीन माल को, मतलब भीन माल को। तो ये गलत हो गया। तो थर्ड गलत हुआ, तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष और प्रतिहार शासकों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। क्या क्या बताना है अपन को? असत्य है। ठीक है, तो वत्सराज को प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, बिल्कुल सही है। जिन्होंने कन्नौज के इंदु युद्ध को हराकर, कन्नौज के इंदु युद्ध को हराकर त्रिपक्षीय संघर्ष की क्या की थी? शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की स्थायी राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही है ये भी। थर्ड है, महिर भोज के साथ के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, जिसने भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु और बौद्धों का संरक्षक बताया था। ये ऑप्शन गलत है। अरब यात्री सुलेमान महिर भोज के समय आया था, ये सत्य है। उसने भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु और बरुआ यानी बरहा भी कहा, लेकिन उसने भोज को क्या, मिहिर भोज को बौद्धों का संरक्षक नहीं बताया, बौद्धों का संरक्षक नहीं बताया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, जिसने भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया, परंतु बौद्धों का संरक्षक नहीं बताया, इसलिए स्टेटमेंट सी क्या है? गलत है, असत्य है। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? राजशेखर निवास करते थे, जिन्होंने कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा, कौन सी? कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की है। ये इंपॉर्टेंट है। किसने की? महेंद्रपाल प्रथम के, जो महेंद्रपाल था, महेंद्रपाल का दरबारी कवि कौन था? कौन था? राजशेखर। और राजशेखर ने कपूर मंजरी व काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की क्या की? रचना की। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? कथन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 में शासक है और सूची 2 में उपाधि और विशेषताएं। अपन को क्या करना है? हमें क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो देखिए, वत्सराज, वत्सराज को रणहस्तिन, वत्सराज को रणहस्तिन युद्ध का हाथी कहा गया है, जबकि नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर गंगा जल में समाधि के समान बताया गया है। वही महिर भोज को आदिवराह और प्रभास की क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। और महिपाल प्रथम, क्या बच गया? महिपाल प्रथम के लिए रघुकुल मुकुट मणि की उपाधि बताई गई है। तो ऑप्शंस ए इज ए राइट आंसर हो गया। ध्यान से ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शासक वत्सराज को प्रतिहार शासक था, इसे रणहस्तिन युद्ध का हाथी के समान उपाधि दी गई है। वहीं नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है। महिर भोज को आदि वराह और प्रभास की उपाधि दी गई है। वहीं महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि और आर्यवर्त का महाअधिराज, एक और है इसकी और अतिरिक्त फैक्ट है यहां,
आर्यव्रत का महाधीराज, महाधीराज, ठीक है, महाराजा, या इसे कहीं कहीं कहा महाराजाधिराज की संज्ञा दी गई है। ये अतिरिक्त फैक्ट है, इसे आप प्लीज राइट डाउन कर लेना, लिख लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 में, देखते हैं, तो आगे चलिए। कर्नल जेम्स टोड और वीएस स्मिथ द्वारा प्रतिपादित राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन हम अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट पहला है, कर्नल टोड ने राजपूतों को शक और सीथियन जातियों की संतान बताया, बिल्कुल सही है। और उनके सामाजिक रीति रिवाजों जैसे सूर्य पूजा, सती प्रथा की तुलना प्राचीन विदेशी जनजातियों से की है, बिल्कुल सही है। द्वितीय है, विलियम क्रुक ने जेम्स टोड के मत का समर्थन करते हुए कहा कि राजपूत प्राचीन कुषाणों के वंशज हैं, बिल्कुल गलत है। किसने कहा था ये? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने कहा था? कनिंघम ने। तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड है, वी ए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताया है कि राजपूत हूणों के आक्रमण के बाद भारत में बस जाने वाली विदेशी जातियों के ही परिष्कृत रूप है। मतलब ये कहा, किसने कहा? वी एस स्मिथ ने ये कह दिया कि जो हूणों के आक्रमण के बाद जो जाति राजस्थान मतलब भारत में बसी, वो कौन थी? वो थी राजपूत। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 को काट दो आप, और बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अब अक्सर एग्जाम में त्रिपक्षीय संघर्ष जो राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य हुआ था, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो अब देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ये कब तक हुआ, किसके मध्य हुआ? ये हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राई कॉन्ट्रोवर्सल। ये हुआ पाल कहाँ के थे? पाल के शासक बंगाल के थे। पर गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे? मध्य भारत के थे, जिसमें बसराज, नागभट्ट द्वितीय और महिर भोज प्रमुख हुए हैं। वहीं राष्ट्रकूट कौन से? राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में थे, कर्नाटक के आसपास नीचे थे। ध्रुव और गोविंद, तो इनके मध्य कन्नौज को जीतने के लिए, कन्नौज एक सामरिक महत्व का स्थल था, इसको जीतने के लिए इनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष चला और वह लगातार 200 वर्षों तक चलता रहा। इसे इसलिए क्या कहते हैं? इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 200 वर्षों तक चला त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन वंशों के बीच चला। तो याद रखना, पाल कहाँ के थे? बंगाल के थे, जिनमें प्रमुख हैं धर्मपाल, देवपाल है। वहीं मध्य भारत में इनके समानांतर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, जिसमें नागभट्ट द्वितीय, महिर भोज, वसराज, और नीचे दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक के आसपास कौन थे? राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट में ध्रुव और गोविंद जैसे प्रमुख शासक हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। संदर्भोदय की कृति, संदर्भोदय की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासों में वर्णित अग्निकुल के सिद्धांत और उसके आधुनिक, देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा बनाया है कि अग्निकुल के सिद्धांत और उसके आधुनिक विश्लेषण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अब आरपीसी का लेवल थोड़ा हाई हो गया है, यूपीएससी की तरह है, तो वो तत्कालीन और वर्तमान संदर्भ में जो भी चीजें हैं उनसे कोरिलेट करके प्रश्न को बना रहा है, इसलिए ये ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन नंबर 1, इस सिद्धांत के अनुसार आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ द्वारा
किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों जैसे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। बिल्कुल सही है। क्या कहा किसने? किस तंत्रबदायी कृति के पृथ्वीराज रासों में यह बताया गया है कि आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ द्वारा एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ में क्या हुआ? उस यज्ञ से 4 राजपूत वंशों का क्या हुआ? उदय हुआ। और उस 4 राजपूत वंशों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान जैसे वंशों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। वहीं बी ऑप्शन को देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस सिद्धांत को ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार किया है। किसके रूप में? ऐतिहासिक रूप में स्वीकार किया है। अब देखो इसके बारे में हम जानते हैं। यह असत्य है। क्यों असत्य है? कि देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने आधुनिक कुल सिद्धांत को ऐतिहासिक सत्य नहीं माना है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण सिद्ध किया है। इसलिए दशरथ शर्मा इस मत का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो अगला है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अग्निकुल मत को केवल एक काल्पनिक कथा माना है। बिल्कुल सही है। हीराचंद साहब ने क्या कह दिया कि अग्निकुल का मत केवल क्या है? एक काल्पनिक कथा है या काल्पनिक सत्य है। कुछ विद्वान इस यज्ञ को विदेशी जातियों के हिंदू धर्म में शुद्धिकरण की एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया मानते हैं। जैसे अर्थात ऐसे कहा जाए कि जब विदेशी जातियां खुद को हिंदू बनाने के लिए ऐसा मत का प्रतिपादन किया या ऐसा मत को एक संस्कृतिकरण के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी गलत है। असत्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 में और सूची 2 में। सूची 1 में विद्वान और सूची 2 में राजपूतों की उत्पत्ति के मत को क्या करना है? हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। ए में क्या है? डॉक्टर बी आर भंडारकर किसका मत है? क्या दिया? गुजरों से उत्पत्ति। किससे? गुजरों से उत्पत्ति या गुजरों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशीय मत। वहीं सीवी वेद ने वैदिक आर्यों की संतान बताया। डॉक्टर ईसवी प्रसाद ने विदेशी जातियों का भारतीकरण कहा। वहीं जी.एच. ओझा ने प्राचीन क्षत्रियों, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की संतान कहा। तो इसमें देखिए मिलाइए आप। पहले ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1। तो ऑप्शन इज ए राइट आंसर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। डॉक्टर डी आर भंडारकर, अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने उत्पत्ति का मत कौन सा दिया? कि गुजरों से उत्पत्ति एक क्या है? ब्राह्मण वंशीय मत है। वी वेद ने क्या कहा? कि वैदिक आर्यों की संतान है। और डॉक्टर ईसवी प्रसाद ने विदेशी जातियों का भारतीकरण बताया, उत्पत्ति का मत। वही जी.एच. ओझा ने प्राचीन क्षत्रियों, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की संतान बताया। किसके लिए? राजपूतों की उत्पत्ति के मत के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39। इसमें अभिलेख प्रशस्ति को सूची 2 वंश और विवरण से सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया? प्रतिहारों को लक्ष्मण मतलब राम के जो भाई हैं उनको सूर्यवंशी बताया गया है। तो ए में 2। आबू का शिलालेख 1285 में इसमें सूर्यवंशी बताया गया है। वहीं हर्षनाथ शिलालेख में कब चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? चंद्रवंशी बताया गया है। और आठपुर या आहड़ अभिलेख में भूमिलितों को सूर्यवंशी
प्रतिष्ठित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। आगे देखिए, अन्य अन्य लेख, जैसे मैं आपको कह दूं कि जैसे ग्वालियर प्रशस्ति एक प्रतिहार शासक है। यह प्रतिहार शासक महिर भोज की है, जो प्रतिहारों को लक्ष्मण राम के भाई का वंशज बताती है, मतलब सूर्यवंशी होने का मत वो प्रतिपादित करती है। वहीं आबू का शिलालेख 1285, यह अत्लेश्वर मंदिर का एक लेख है, जो राजपूत राजवंशों को सामान्यतः सूर्यवंश से संबंधित करता है या जोड़ता है। थर्ड, जैसे हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी का, यह सीकर से प्राप्त हुआ है और चौहानों को चंद्रवंशी होने का प्रमाण देता है। वहीं आगाड़पुट या आहाड़ अभिलेख 977 ईस्वी का, इसमें शक्ति कुमार के समय का यह लेख है और यह मेवाड़ के गुहिलुतों को सूर्यवंशी मत से संबंधित करता है और उनकी वंशावली की जानकारी देते हैं। अन्य आपको मैं बता दूं कि राजपूतों की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांतों को अपन और भी देखते हैं कि सिद्धांत किन्होंने किस प्रकार दिया। वहीं अग्निकुंड के मत में मुख्य समर्थक कौन कौन से, ध्यान से सुनना, चंद्रबदाई है, मुणोतनैंसी है और सूर्यमन मिश्रण है। वहीं सूर्यवंशी चंद्रवंशी सिद्धांत के प्रतिपादक या समर्थक कौन कौन से हैं? C.H. ओझा या C.V. वेद हैं। वहीं ब्राह्मण वंशीय मत के प्रतिपादक या समर्थक कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर। वहीं विदेशी उत्पत्ति के लिए कर्नल जेम्स टोड, V.A. स्मिथ और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इनको आप अच्छे से याद रखना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि सिद्धांत जैसे अग्निकुंड का मत किसने दिया या इसके समर्थक कौन थे, याद रखना, चंद्रबदाई, मुणोतनैंसी और सूर्यमल मिश्रण। वहीं सूर्यवंशी या चंद्रवंशी के लिए G.H. ओझा, C.V. वेद और ब्राह्मण वंशीय मत के लिए प्रमुख समर्थक हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर। शर्मा को याद रखना, शर्माओं ने क्या किया है? ब्राह्मण वंशी बताया और अतिरिक्त है भंडारकर। विदेशी मत को आपको विदेशी होंगे सारे, जो विदेशों की अपनी बात करेंगे खुद की, तो कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी उत्पत्ति के बारे में कहा है और V.A. स्मिथ ने और अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताने वाले मतों और संबंधित साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? अब राजपूतों को ब्राह्मण मतलब किसने बताया? बिजोला शिलालेख 1170 ईस्वी में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। मैं बार बार ये आपके आ रहा है कि बिजोला शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। सही है। दूसरा कथन है, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से मानी है और जिनका आधार उन्होंने सामोली शिलालेख और 400 अभिलेख को बताया है। अभी मैंने बताया था दशरथ शर्मा, ठीक है, उन्होंने भी क्या कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति का ब्राह्मण वंशीय मत का प्रतिपादन किया। वहीं थर्ड है, कायम खा रासों के रचयिता नियामत खा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम जान कवि भी कहते हैं, ने भी चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण होने से, मतलब ब्राह्मण होने का समर्थन किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मण वंशीय मत से हुई है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने सोम को विप्र मतलब ब्राह्मण वंशीय कुल का बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार कर लीजिएगा कि देखो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के बहुत कठिन है, आपको उच्चारण में दिक्कत आ सकते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं उन्हें करने की, तो आप प्लीज उन्हें ध्यान से देखिएगा। देखो, मेवाड़ के गुहिल वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में जातीय उत्कर्ष के सिद्धांत, ये थोड़ा कठिन वर्ड है, जातीय उत्कर्ष के सिद्धांत और शक्ति कुमार के आठपुर
977 ईस्वी शिलालेख के तुलनात्मक विश्लेषण पर हम विचार करते हैं। तो ठीक है, क्या है? पहला कथन है, डॉक्टर डी आर भंडारकर के अनुसार गुहिल वंश जातीय उत्कर्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां आनंदपुर के नागर ब्राह्मण परिवार ने कालांतर में छत्र धारण कर क्षत्रिय पद का प्राप्त किया। अर्थात डी आर भंडारकर के ने ये कहा कि गुहिल वंश का जातीय उत्कर्ष का एक सर्वोत्तम उदाहरण यह है कि जाति उत्कर्ष पे आ गई। उसका यह है कि आनंदपुर की जो नागर ब्राह्मणों ने कालांतर में क्या कर लिया? क्षत्रिय धर्म अपना लिया, मतलब क्षत्रिय बन गए, सत्र को धारण कर लिया, जबकि ब्राह्मण अक्षर विद्या या शास्त्र से संबंधित होते थे। तो ये बिल्कुल सही सही कथन है। अगला है, शक्ति कुमार के आठपुर शिलालेख मतलब 977 ईस्वी में गुहिल दत्त को विप्र कुलनंदन कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे? शक्ति कुमार के आठपुर कब का है? 977 ईस्वी का है। इसमें गुहिल दत्त को विप्र कुलनंदन कहा गया है, जो इस वंश की मूल ब्राह्मणों की जड़ को संकेत करता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला है स्टेटमेंट, चाटसू शिलालेख और सामोली शिलालेख में भी गुहिल शासकों के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय का शब्द का प्रयोग मिलता है, जो उनके ब्राह्मण कुल में जन्म और क्षत्रिय क्रम को अपनाने की पुष्टि करता है। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है कि देखो, अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं है। जातीय उत्कर्ष का मतलब एक जाति एक उत्कर्ष की तरफ हो गई है। इसका शब्द का मतलब ये है कि जैसे ब्राह्मण थे जो शास्त्र से संबंधित थे, परंतु कालांतर में उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन भी करना शुरू कर दिया। इसलिए ये इसका तुलनात्मक स्पष्टीकरण या विश्लेषण हमें बता रहा है कि कब कब ऐसा हुआ। तो कहां हुआ? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि जैसे पहला मत किसका था? डी आर भंडारकर के अनुसार गुहिल वंश जातीय उत्कर्ष, मतलब गुहिल वंश क्या था? क्षत्रिय था, तो इसलिए वो जातीय उत्कर्ष का उत्तम या सर्वोत्तम उदाहरण है। तो वहीं आनंदपुर के नागर ब्राह्मण परिवार ने उसी के अनुसार ब्राह्मणपुर के नागर ब्राह्मण परिवार ने कालांतर में क्या कर लिया? क्षत्र धारण करके क्षत्रिय धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। वहीं शक्ति कुमार के आघाटपुर शिलालेख में हमें क्या प्राप्त होता है कि गुहिल दत्त को विप्र कुलनंदन कहा गया। किसे कहा गया? गुहिल दत्त को, और जो इस वंश की मूल ब्राह्मण जड़ों की ओर संकेत करता है। विप्र मतलब ब्राह्मण, कुलनंदन मतलब अब ये कह दिया कि देखो ये तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय क्या गुहिल क्या हो गए? ब्राह्मण की ओर हो रहे हैं। तो देखो समानांतर विश्लेषण चल रहा है इनका, ठीक है। तो ऐसे इस चीज को समझो आप। वहीं 400 शिलालेख और सामोली शिलालेख में भी गुहिल शासकों के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय, अब ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब गुहिल क्या थे? ब्राह्मण भी थे और क्षत्रिय भी थे, क्योंकि अधिकांश जो इतिहासकार है उनका मत भिन्न भिन्न है। इन्होंने गुहिलों को क्या बता दिया? ब्राह्मण बता दिया। कईयों ने क्या बता दिया? चंद्रवंशी, सूर्यवंशी या क्षत्रिय बता दिया। तो अब इन कथनों का विश्लेषण हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। आगे है, डी आर भंडारकर ने जाति उत्कर्ष के इस सिद्धांत को सिरे से क्या कर दिया? नकार दिया, ठीक है। सिरे से क्या कर दिया? नकार दिया। इसे नकारा नहीं है। क्या? नकारा नहीं है। क्यों? और तर्क दिया कि गुहिल मूलतः सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जो केवल ब्राह्मणों के संरक्षण में पले बढ़े हैं। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डी आर भंडारकर ने इस सिद्धांत को बिल्कुल नकारा। वो बल्कि सबसे बड़े समर्थक थे कि क्या समर्थक थे? कि गुहिल क्या है? ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय हैं। जबकि नकारा किसने? ध्यान देना, इस मत को नकारा किसने नकारा? जी एच ओझा ने बिल्कुल नकार दिया कि नहीं नहीं, गुहिल मात्र क्या थे? ब्राह्मण, विशुद्ध क्या थे? सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। जबकि डी आर भंडारकर ने यह कह दिया कि हाँ, कि इनमें अक्सर हमें ब्राह्मण और क्षत्रिय गुणधर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? आंसर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, गुहिल वंश के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में हमें क्या निम्नलिखित कथन दिए गए हैं।
जहां गुहिल वंश कहाँ है, मेवाड़ से संबंधित है, ठीक है, मेवाड़ से। इसमें पहला कथन है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति वल्लभी गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज गुहादित्य से हुई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक, अबुल फजल की पुस्तक क्या है, आईने अकबरी में गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज बताया। बिल्कुल सही है। सामोली लेख 646 ईस्वी का है। इसमें गुहिल शासक शिलादित्य का समय का है। बिल्कुल सही है। जो मेवाड़ की आर्थिक और जावर खानों की प्राचीनतमता को हमें बताता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें तीनों क्वेश्चन क्या हो गए, सही हो गए। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। हाँ देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल क्या था? मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? अधिकतर इतिहासकार किसे मानते हैं? बप्पा रावल को। के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, असत्य है? ठीक है, तो कथन नंबर 1 क्या है? डॉक्टर D.R. भंडारकर और G.H. ओझा के अनुसार बप्पा और कालभोज एक ही व्यक्ति थे। मतलब कालभोज और बप्पा क्या थे? एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन देखो बहुत से इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं, या बहुत सी ऐसी प्रशस्तियां हैं जो इसको नहीं मानते। जैसे रणकपुर प्रशस्ति में इन्हें क्या, देखो ये ऑप्शन भी दे दिया गया है कि रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को क्या माना गया है? अलग अलग व्यक्ति माना गया है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो दूसरा देखते हैं कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में, कभी 734 ईस्वी में अपने गुरु हारित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करके चित्तौड़गढ़, मतलब उस टाइम चित्तौड़गढ़ या आप कह सकते हैं मेवाड़, ठीक है, में किसका शासन था? मौर्य वंश के मानमौरी का शासन था। उसे हराकर क्या किया? चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। तो ये भी सही है। वहीं क्या किया फिर उसके बाद में? बप्पा ने किसे अपनी राजधानी बनाया? नागदा को राजधानी बनाया। तो ये भी सही है। और वहां क्या किया? एकलिंगजी, जिसे लकुलिश मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण कराया। अब मैं बताता हूं कि मेवाड़ के सभी शासक क्या करते हैं, मतलब एकलिंगजी को क्या मानते हैं? खुद का राजा, और स्वयं को उनका दीवान मान के वहां शासन करते थे। ये आज भी ये प्रथा प्रचलित है। मतलब ये वहां के जो वास्तविक शासक है, किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? ध्यान रखना बच्चों, एकलिंगजी को। और खुद को वहां जो वास्तविक जो शासक है उसे एकलिंगजी का दीवान मानते हैं। मतलब राजा कौन हुआ? कौन हुआ? एकलिंगजी। और दीवान कौन हो गए? वहां के शासक। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन सी क्या है? सत्य है। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे मैं बताना चाहूंगा बप्पा रावल, उन्हें मेवाड़ में गुहिल वंश का क्या कहते थे? वास्तविक संस्थापक कहते थे। और उनकी राजधानी का क्रम, ये इंपॉर्टेंट है कि बप्पा ने चित्तौड़गढ़ में मौर्य वंश के मानमौरी को हराकर अपनी राजधानी कहां स्थापित की। तो देखो, प्रारंभ में नागदा की, उसके बाद में कहा की? आहट, अल्लट, मतलब नागदा, बप्पा रावल ने नागदा को किया, वहीं अल्लट ने आहट को किया, और जित्र सिंह ने किसे किया? चित्तौड़गढ़ को। तो ठीक है, ये कंफ्यूजन आप दूर मत करना। ठीक है, मैं वापस में रिपीट कर रहा हूं कि चित्तौड़गढ़ पर किसका अधिकार था? मानमौरी मौर्य का। बप्पा ने क्या किया? हारित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया और मानमौरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। जैसे चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करते हैं तो बप्पा ने किसको राजधानी बनाया? अपनी नागदा को। परंतु उसके बाद में अल्लट ने किसे बनाया? आहट को बनाया। नागदा राजधानी नहीं थी अब। और उसके बाद में कब आया? चित्तौड़गढ़ को। तो कितना चेंजेस हुआ है देखो। मानमौरी के समय तो चित्तौड़गढ़ राजधानी थी, परंतु बप्पा ने क्या कर दिया? उसे नागदा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और वही अल्लट ने आहट में कन्वर्ट किया। और फिर जित्र सिंह आया तो उसने फिर वापस ही चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो इसे आप ध्यान रखना। विदेशी मत, ठीक है, विदेशी मत किसका है? कन्नड़ जेम्स टोड का है। और अब्दुल फजल तो आपने, मैंने कहा था पहले भी कि नौशेखा वगैरह जो ईरान के शासक थे वो अपने डिसाइड कर रखा है। आगे आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में सूची 1 में शासक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हमें पता करना है। देखो, अल्लट,
अलट आलूराव भी कहते थे। ये इसने क्या किया, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। तो ए में 2 आ गया। जेत्र सिंह ने क्या किया, जेत्र सिंह भूताला, भूताला युद्ध कब, 1227 ईस्वी में किसके मध्य हुआ, जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। और कौन पराजित हुआ इसमें, इल्तुतमिश पराजित हो गया। तो इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, देखो अतिथि है, इसने हूण राजकुमारी, राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था, हरिया देवी से क्या किया था, विवाह किया था। क्या किया था, विवाह किया था। ठीक है, शक्ति कुमार, शक्ति कुमार में क्या किया, शक्ति कुमार मालवा के परमार शासक मुंज के आक्रमण का सामना किया। वही सेम सिंह, देखो अधिकांश जो बुक्स हैं जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ठीक है, और बुक्स हैं, तो उनमें इसके लिए थोड़ा मतभेद है। ठीक है, तो आप एक बार इसे अच्छे से देखना, वही हम भी इसे अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, कि सेम सिंह कहीं कहीं चित्तौड़गढ़ के लिए पहली बार राजधानी जेत्र सिंह के लिए आता है और कहीं कहीं आता है सेम सिंह के लिए आता है। तो यहाँ क्या बचा है, मात्र ए ऑप्शंस। तो ये क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ को पहली बार राजधानी किसने बनाया, सेम सिंह ने। तो ऑप्शंस के हिसाब से क्या आ रहा है इसमें, सेम सिंह के लिए क्या आएगा, चित्तौड़गढ़ को क्या बनाया, पहली बार राजधानी बनाया। तो इसके लिए बेटर ये होगा। ठीक है, तो इसमें फोर्थ, इसमें ए, तो ए ऑप्शन इसे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 45 में, इसमें मध्यकालीन मेवाड़ के स्वर्ण काल के सूत्रधार कौन थे, जेत्र सिंह का कार्यकाल कब तक है, 1213 से 1253 ईस्वी के बारे में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। कथन नंबर 1 है, हमीरमर मर्दन जो किसकी द्वारा रचित है, जयसिंह सूरी द्वारा रचित है, ध्यान से देखना इसको, में जेत्र सिंह द्वारा दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को हराने का वर्णन है। आपने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि भूतला का युद्ध कब हुआ, 1227 ईस्वी। इसमें क्या होगा, इल्तुतमिश हार गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इल्तुतमिश हार गया। और इल्तुतमिश हारने के पास जब सेना वापस दिल्ली के लिए लौट रही थी, तो क्या कर दिया उसने, नागदा को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। नागदा, अब बताइए मुझे, नागदा किसके समय, किस शासक के समय राजधानी थी, बप्पा रावल के समय राजधानी थी। अब नागदा को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, और जिसके कारण ही जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो स्टेटमेंट देखिए, ये सही है। जेत्र सिंह के समय ही मेवाड़ की राजधानी नागदा को इल्तुतमिश ने नष्ट कर दिया था, जिसके कारण राजधानी चित्तौड़गढ़ स्थानांतर की गई। ठीक है, जब शासक बना तो नागदा थी, युद्ध हुआ, भूतला का युद्ध कब हुआ, 1227 ईस्वी में। सेना लड़ी, सेना जब वापस हार के इल्तुतमिश की सेना वापस दिल्ली लौट रही थी, तब जाते समय नागदा को तहस नहस कर दिया। अब जेत्र सिंह के लिए नागदा रहने लायक राजधानी नहीं थी, अतः विवश होकर उसने फिर क्या किया, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि देखो, बप्पा रावल के समय नागदा राजधानी थी, अलट के समय फिर कौन सी थी, बताइए, आप कमेंट कीजिए, आप मुझे कौन सी थी बताइए, आहट या आहटपुर या आहट थी। और फिर जेत्र के समय फिर कौन सी बनी, चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी। आगे उदय सिंह के समय फिर वापस मेवाड़ की राजधानी मतलब क्या बनेगी, उदयपुर हो जाएगी। वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शंस भी क्या है, सही है। आगे है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। क्या कहा, मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। देखिए, इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जेत्र सिंह का काल सैन्य और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ था। जैसा कि हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा कि हमीरमर मर्दन जो जयसिंह सूरी द्वारा कृत एक ग्रंथ है, उसमें इल्तुतमिश का हार का स्पष्ट वर्णन किया गया है। चूंकि हमने ये भी कहा कि हमें स्टेटमेंट पढ़ा कि इल्तुतमिश की सेना नागदा से लौटते समय नागदा को तहस नहस कर दिया था, इसलिए जेत्र सिंह ने
फिर अपनी राजधानी विवश होकर चित्तौड़गढ़ को पहली बार बनवाया। ठीक है, तो आप इसके याद रखना। तो इसमें ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शंस डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में, मेवाड़ की रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह के संदर्भ में कौन सा युग्म क्या है सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, हमें नहीं पता करना है। कथन मतलब ऑप्शंस एक है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 में हुआ, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 के इसी समय हुआ ईस्वी में। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोर हुआ, बिल्कुल सही है। खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा गया? खेराबाद नहीं रखा गया, क्या रखा गया? खिरजाबाद रखा गया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन 4 है रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल थे। तो देखो ध्यान सुनना, मैं आपको एक साथ बता रहा हूं कंप्रेस करके कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 1303 में क्या किया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? रतन सिंह थे। रतन सिंह की एक सुंदर बीवी थी, क्या थी? पद्मिनी थी, जो सिंह नरेश की क्या थी? पुत्री थी। सिंह नरेश जो अभी वर्तमान में हम श्रीलंका को कहते हैं, उसके रानी पद्मिनी ने क्या किया? जोहर किया। रतन सिंह हार गया, अलाउद्दीन जीत गया। तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ? जोहर हुआ। और फिर क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिरज खा के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? खिरजाबाद रखा, खेराबाद नहीं किया। जबकि खेराबाद अलाउद्दीन ही रखेगा। और खेराबाद कब रखेगा? जब सिवाना दुर्ग पे क्या करेगा? अधिकार करेगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 47, बप्पा रावल की पहचान और उनके वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि रणकपुर प्रशस्ति 1439 में बप्पा रावल और काल भोज को क्या माना है? दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जबकि अधिकांश साक्ष्य उन्हें एक ही मानते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। द्वितीय है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल आनंदपुर यानी बड़नगर से आए थे और वे हारित ऋषि के शिष्य थे। मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले क्वेश्चन में यह पढ़ा था कि बप्पा रावल हारित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करके मान मोरी, जो मौर्य वंश का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार था, उसे हराकर अपनी राजधानी किसे बनाते हैं? नागदा को बनाते हैं। तो यह भी ऑप्शन सही है। तीसरा है इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना, किसकी तुलना? बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है, बिल्कुल सही है, जिसने यूरोप में मुस्लिम सेनाओं को रोका था। किसको रोका था? मुस्लिम सेनाओं को रोका था। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। मैं वापस आपको कंपेयर कर रहा हूं कि बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से प्रसिद्ध इतिहासकार सीवी वेद ने इसलिए की है क्योंकि जिस तरह मार्टे ने यूरोप में अरबों को रोका था, ठीक है, अरब आक्रमणकारी जब यूरोप की तरफ बढ़ रहे थे, तब चार्ल्स मार्टेल ने क्या रोका था? अरबों को रोका था। वैसे ही बप्पा ने भारत में मुस्लिमों को रोका था। इसलिए इसकी उपाधि इसलिए चार्ल्स मार्टेल की उपाधि सीवी वेद ने बप्पा रावल को दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 48, बप्पा रावल के सैन्य अभियानों और प्रशासनिक कार्यों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए पहला कथन ए, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। मैंने कहा था हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ पर अधिकार था किसका? मानमोरी का। उसको हराया और अपनी राजधानी किसके बनाई? बप्पा रावल ने नागदा को बनाई। तो ये सही है। उन्होंने अपनी राजधानी नागदा को बनाया, देखिए आप मैंने बताया ना अभी आ गया, और वहां कैलाशपुरी में एक लिंजी के मंदिर का निर्माण कराया। इसे लकुलिश मंदिर भी कहते हैं। मैंने पहले बताया था कि एक लिंजी को मेवाड़ का वास्तविक शासक मानते हैं और वहां के जो राजा हैं वो खुद को अपना दीवान मानकर वहां शासन चलाते हैं। अगला है बप्पा रावल ने
मेवाड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लगा लीजिएगा। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, जिन पर कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग और त्रिशूल के चिन्ह अंकित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे आपको पूछ लूं कि किस शासक ने मेवाड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई और उन मुद्राओं पर कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग और त्रिशूल के चिन्ह अंकित किए, तो उस शासक का नाम बताइए। तो क्या है? बप्पा रावल है। बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए मालवा को अपनी सैन्य राजधानी बनाया था। क्या मालवा को सैन्य राजधानी बनाया था? बताइए आप मुझे, कमेंट कीजिए। मैंने बार बार आपको बताया, ठीक है? नहीं, मालवा को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। किसे बनाया था? मेवाड़ में नागदा को अपनी क्या बनाया थी? राजधानी, ठीक है? तो मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि बप्पा रावल ने अरबों को खदेड़ने के लिए सैन्य चौकियों की स्थापना की थी, लेकिन मालवा को सैन्य राजधानी बनाने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। उनका मुख्य शक्ति का केंद्र क्या था? क्या था? नागदा। मैं वापस बता रहा हूं कि नागदा को किसने बनाया? बप्पा रावल ने। वही आहड़ को किसने बनाया? अल्लट ने। और फिर चित्तौड़गढ़ को किसने बनाया? जेत्र सिंह ने। उन्होंने मेवाड़ में 115 ग्रेन, मतलब अपने ग्राम में अभी कन्वर्ट करें तो 1.49 ग्राम, 1.49 मतलब 1.49 ग्राम वजन के सोने के सिक्के चलाए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका, डी इस सॉरी डी इसका, डी असत्य पूछा है तो डी क्या है? इसका सही आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49। बप्पा रावल और उसके गुरु हारित ऋषि के संबंधों के बारे में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं कि कथन एक में यह कहा गया है कि हारित ऋषि पाशुपत लकुर लीस संप्रदाय के अनुयायी थे। क्या थे? अनुयायी थे, बिल्कुल सही है। एक लिंग का मंदिर बनवाया था, जिससे प्रभावित होकर बप्पा ने मेवाड़ का राजपाट एक लिंग जी को सौंप दिया था। मतलब खुद बप्पा अपनों को खुद को क्या मानते थे? एक लिंग का दीवान मानते थे, ठीक है? और स्वयं को उनका दीवान घोषित किया, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो बिल्कुल सही कथन है। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा को 115 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का खजाना प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग उन्हें सेना के विस्तार में किया। उनका सेना का विस्तार का मुख्य केंद्र क्या था? नागदा था, ठीक है? और स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? और वो स्वर्ण मुद्रा किससे प्राप्त हुई थी? हारित ऋषि से प्राप्त हुई थी। और हारित ऋषि से ही के आशीर्वाद से उन्होंने मानमोरी शासक जो मौर्य वंश का था, उसको हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। अगला है, बप्पा रावल द्वारा शुरू की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इससे, कि बप्पा रावल द्वारा शुरू की गई आस का लेना परंपरा का संबंध युद्ध पर जाने से पूर्व एक लिंग के अनुमति लेने से है। मतलब जब भी आप युद्ध से पहले जाओगे तो एक लिंग के दरबार में जाके वहां नतमस्तक होगे, मतलब आस का लेना, आप उसे एक प्रथा कहोगे, और उसके बाद में आप युद्ध के लिए कूच करोगे। तो स्टेटमेंट तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा क्या है। रावल, जेत्र सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुए भूताला के युद्ध कब हुआ? बताइए, आप कमेंट कीजिए। 1227 ईस्वी में, ठीक है, 1227 ईस्वी में। तो इस युद्ध का विस्तृत विवरण जय सिंह सूर्य के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। बिल्कुल सही है। जहां हमीर शब्द सुल्तान इल्तुतमिश के लिए प्रयुक्त हुआ है। हमीर का शब्द किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? रावल जेत्र सिंह के लिए नहीं हुआ, किसके लिए हुआ है? सुल्तान इल्तुतमिश के लिए हुआ है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस युद्ध में विजय के बावजूद जेत्र सिंह को अपनी राजधानी नागदा को त्याग करना पड़ा, क्योंकि लौटती हुई तुर्क सेना ने उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। मैंने आपको पहले ये चीज बता रखी है। बिल्कुल सही है।
इस युद्ध के बाद जेत्र सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से आहड़ को, देखो एग्जामिन ने कहा आपको फंसाया, आहड़ को बनाया था, मैंने बताया कि आपको कि आहड़ को बनाया था, नहीं, मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ को। किसको? चित्तौड़गढ़ को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। फोर्थ है, जेत्र सिंह के सेनापति बालक और मदन ने इस युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया था। तो क्या हो गया? आप तीसरा गलत हो गया, ठीक है। तो बी इज ए राइट आंसर, 1, 2 और 4, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। देखो हमने अभी तक इस PSI 100 राजस्थान इतिहास श्रृंखला में लगभग 50 क्वेश्चन हमने पूर्ण कर लिए हैं। तो प्लीज आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। क्या हम अगली श्रृंखला में इससे अच्छे क्वेश्चन और भी लाएं? आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यार हमें हमारे चैनल को मिल रहा है, जिसका नाम है रमन स्कूल ऑफ IAS एंड RS, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका ये प्यार हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।